हाजिर हो चले हैं आपके साथ मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज। सवालों की बौछार और उसकी जवाबदेही के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, इंदौर के पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, जी हाँ, कृष्ण मुरारी मोघे जी। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मोघे जी, संगठन में जो संगठन के अंदर यानी भीतर की जो राजनीति एक बोला जा सकता है कि इन दिनों आम तौर पर देखी जा रही है पदों को लेकर के। पहले हुआ करता था कि संगठन के लोग संगठन के लिए काम किया करते थे, एक अनुशासन हुआ करता था, पर अब होता यह है कि किसी को मंत्री का पद चाहिए, किसी को सांसद बनना है। मतलब एक जो पद की लालसा जो है इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर हावी होती चली जा रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, हावी हो रही है ऐसा नहीं है जी। देखिए, राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षा, अपेक्षा ये बहुत स्वाभाविक बात है जी। राजनीति के अंदर व्यक्ति आता है तो वो कुछ न कुछ चाहता है जी। किंतु चाहने के लिए चाहे जिस तरह का मार्ग अपनाना, ये हमारे यहाँ नहीं है। जी। और कभी कभी जब अपेक्षा रहती है और उसके अनुकूल नहीं होता जी। तो आज भी संगठनात्मक हमारा ढांचा इतना मजबूत है कि हम उसको समस्या को घर के अंदर ठीक करने की स्थिति में रहते हैं। जी। और इसलिए आप देखिए कि इस प्रकार का कोई विद्रोह होने की स्थिति नहीं। जहाँ तक राजनीति में व्यक्ति आता है तो ये तो बहुत स्वाभाविक है। परंतु मोघे जी, ऐसा हुआ करता था ना कि संगठन एक बच्चे की तरह अपने अन्य कार्यकर्ताओं को देखना, उन्हें अनुशासन में रखना, उन्हें सिखाना, उन्हें तौर तरीके बताना, असल की भारतीय जनता पार्टी से उनका परिचय कराना। संगठन का यह काम रहा करता था कि वे आपस में सामंजस्य बनाने का काम करती थी। पर जब संगठन में ही बैठे लोग अगर पद की लालसा रखेंगे, जब सभी को पद चाहिए होगा तो फिर संगठन के लिए काम करेगा कौन? नहीं, पद दोनों प्रकार के जी। होते हैं। संगठन के अंदर भी पद वाली बात है और सत्ता है तो सत्ता के अंदर भी पद वाली बात है। जहाँ तक हर व्यक्ति कोई सरकार का पद चाहता है ऐसा नहीं है। संगठन के पद चाहने वाले भी बहुत लोग रहते हैं, संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। जी। और जैसा मैंने कहा कि राजनीति के अंदर जो भी व्यक्ति आया है और आज जो सामाजिक सारा परिवेश बना है, जी। आज संगठन के अंदर भी ये स्थिति कि एक समय ऐसा था कि वो किसी पद के ऊपर न रहे तो भी उसको काम करने में कठिनाई नहीं होती थी, किंतु आज ये एक सामाजिक वातावरण, पार्टी के वातावरण ऐसा बन गया कि उसको किसी न किसी स्थान के ऊपर रहना बहुत आवश्यक है काम करने। और इसलिए अगर वो काम करना भी चाहता है तो उसके लिए वो चाहता है कि कुछ न कुछ मेरे को स्थान मिलना चाहिए ताकि मैं ठीक ढंग से काम कर सकूं। जी, और इसलिए उम्र की सीमा और जो उम्र का बंधन है ये संगठन में क्यों नहीं लागू होता? केवल पार्षदी के लिए या सांसदों के लिए जो माननीय मोदी जी ने कर दिया कि उम्र दराज लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या संगठन के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि सरकार में, पार्षदों में या अन्य किसी भी विधायक के उसके लिए कोई उम्र का बंधन न था न है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि संगठन के अंदर ये कई बार संगठन के अंदर प्रयोग होते रहते हैं। और आप देखें कि नई पीढ़ी आना चाहिए और इसलिए अगर ये बात सोची गई कि इस आयु तक के लोग आएँ, क्योंकि पुराने अनुभवी जब लोग रहते हैं तो स्वाभाविक है कि लोगों की निगाह नहीं जाती नई पीढ़ी की ओर, और इसलिए उस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। नई पीढ़ी के भी लोग आना चाहिए क्योंकि संगठन तो ये अविरल चलने वाली धारा है और इसलिए इसमें नई लीडरशिप भी तैयार हो। उस दृष्टि से अगर ये निर्णय लिया गया तो उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मोघे जी, कैसे देखते हैं नए नेताओं का पार्टी में आगमन? साफ तौर पर बोला जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में आगमन कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उसी दिन से अनदेखी होना शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसका ताज़ा उदाहरण है कि जो मंत्रिमंडल गठन हुआ और मंत्रिमंडल गठन हुआ तो उस मंत्रिमंडल गठन में हमारी रेशो ठीक है और बराबर उसने लोगों को स्थान मिला है। अब ये बात अलग है कि 15 साल में 4 चुनाव 5 चुनाव जीतने वालों की संख्या बहुत अधिक थी और 4 और 5 चुनाव जीतने वालों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण अब अपेक्षा रहती है कि मैं 4 बार का विधायक बन गया तो मेरे को मंत्री बनना चाहिए। किंतु आप देखिए कि उस गठन के बाद में किसी का कोई वो आया हो, ऐसा नहीं है।
वो तो आपका डैमेज कंट्रोल बड़ा अच्छा है ना भारतीय जनता पार्टी का। कारण ये ऐसा नहीं है कि सुर नहीं उठते हैं। जब उषा, सुनिए आप, जब उषा दीदी ठाकुर का जब नाम फाइनल हो गया कि मंत्री होंगी उषा ठाकुर, तो रमेश मेंदोला के भी पेट में दर्द उठता है, उसके बाद महेंद्र हार्डिया जी के भी पेट में दर्द उठता है, और दर्द उठना लाजमी भी है। कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, ऐसा है कि ये सब होने के बावजूद मैंने जैसा कहा कि अब रमेश जी भी 4 बार के विधायक, बिल्कुल सही, बाबा सीनियर हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीते। बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत वो होने के बाद में वो 4थी बार जीते, तो इसलिए इनके मन के अंदर ये होना बहुत स्वाभाविक बात है। मगर ये होने के बाद में उसकी कोई विकृति आई ऐसा नहीं है, तो उसका कारण है डैमेज कंट्रोल। नहीं कहूँगा मैं कि पार्टी के लिए जो एक सैद्धांतिक सोच का अधिष्ठान है, उसके कारण लोग मर्यादा में रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वही हमारी ट्रेनिंग है और वही हमारी ताकत है। कहीं ना कहीं वो तो भाजपा का एक संगठन बोला जा सकता है कि वो इतना मजबूत है कि इन सब चीजों को कभी हावी नहीं होने देता। बस क्या कहना चाहेंगे, कोरोना के मामले में लगातार आप मुखर रहे, तमाम बयानबाजियां भी हुई, परंतु क्या आपके पास कोरोना को लेकर के अब कोई विजन है? क्योंकि अगर वुहान की बात की जाए, जहां चाइना के वुहान से, जहां की तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ आबादी है, वहां आज की तारीख में स्थिति स्टेबल है, स्थिर है। क्या इंदौर को लेकर के या मध्य प्रदेश को लेकर के क्या आपके पास ऐसा कोई विजन है जो आप अधिकारियों के साथ साझा कर पाएगी? अगर हम इस मापदंड पे काम करते हैं तो कोरोना से बचा जा सकता है या कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। देखिए, मैंने जो भी प्रशासन से बातें कही वो तथ्यों के आधार के ऊपर बात कही। 24 मार्च को लॉकडाउन लगा, बिल्कुल सही। उस समय लोग एकदम अनभिज्ञ थे कोरोना से कि क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं बनेगी, और इसलिए 21 दिन का लॉकडाउन ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर किया। उनको लगा कि एक सर्कल और इसका वो करना चाहिए, तो बाद में उसका समय सीमा और बढ़ाई गई। किंतु हम अगर इंदौर को लेके बात करें तो मार्च में 62 पेशेंट्स हमारे यहाँ पे संक्रमित पाए गए थे। ठीक है जी। अप्रैल महीने के अंदर ये संख्या लगभग 1400 के करीब हुई। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी। और मई के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन था जी। उस समय 2026 पेशेंट्स संक्रमित हुए जी। और उसमें से 1500 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। मई में जब लॉकडाउन खोला गया जी। तो ये संख्या भी 2100 के करीब गई जी। और इसमें भी ठीक होने का आंकड़ा वही 1400 के करीब मई में जी। और अभी जुलाई में 29 जुलाई तक हमारे यहाँ पे 2400 पेशेंट्स संक्रमित हुए हैं प्रेजेंट में जी। और 27 तारीख तक उसमें से 1440 ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये कि जो लॉकडाउन इतने समय तक रखा गया, उसमें से लोगों को ये ध्यान में आया कि हमको इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करना है। उसके कारण ही उसकी क्षमताएं बढ़ी, इसका प्रकोप कम हुआ। शुरुआत में लॉकडाउन आवश्यक था, किंतु मैंने प्रशासन से हमेशा यही बात कही है कि ये चूँकि एक संक्रमण है, लंबे समय तक चल सकता है, और इसलिए हमको जागरूकता इस बात की लाना चाहिए कि लोग कोरोना के साथ में जीना सीखें जी। और 4 बातों का हमेशा आग्रह ये जनता से आपके माध्यम से भी मैं करना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर से कि ये ओपिनियन है कि गर्म पानी इसमें बहुत लाभप्रद है। बिल्कुल सही बात। अरविंदो हॉस्पिटल के अंदर मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? ट्रीटमेंट के तौर पे भी गर्म पानी, बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि गर्म पानी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन और आधा घंटा धूप में बैठ। आदमी अगर ये घर पे कर ले तो शायद उसको अस्पताल जाने की आवश्यकता न पड़े। मेरा यही आग्रह प्रशासन से रहा कि आप केवल लॉकडाउन से हम कंट्रोल कर लेंगे ये नहीं, तो लोगों का काम धंधे चलना चाहिए और उसमें व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन। तो मोदी जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में आप लोग बैठते हैं, साथ में डिस्कशन होता है, परंतु जब वही बातें प्रशासन के तौर पर सामने आती है, प्रशासनिक अमला अगर कोई नियम कानून लेकर के आता है तो फिर आप लोग उस चीज का विरोध करते हैं। या तो आप लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में डमी के तौर पर मौजूद रहते हैं, या आपकी बातों को शायद अनदेखा कर दिया जाता है, या फिर ऐसा है कि वही बात हो जाएगी कि अफसरशाही इतनी हावी है कि आपको नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा नहीं है
जी। ऐसा है कि क्राइसिस कमेटी के अंदर जो भी निर्णय हुए जी। उन निर्णयों को उन्होंने फॉलो किया। जी। कुछ बातों के अंदर समझ के अंदर अंदरता है। जी। मैंने जैसा कहा कि कोरोना के साथ में जीना आदमी को सिखाना पड़ेगा, जनता को सिखाना पड़ेगा, और इसमें हमने कहा कि सख्ती करिए। अब सख्ती का अर्थ जो उन्होंने निकाला कि पेनल्टी करना, डंडे बरसाना, सामान फेंक देना, चालान बनाना, हमारा ये उद्देश्य नहीं था। जब दूसरी बार इसलिए हमको तो इंदौर शहर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया दिल्ली की तर्ज पर, ऑड और इवन वाला जो फॉर्मूला था व्यापारियों के साथ। अब वो मसले में क्या आप लोगों की भागीदारी थी? क्योंकि व्यापारी भुगतान करेगा 30 दिन का किराया और दुकान खोलने को मिलेगी महज 13 दिन। तो आप लोगों ने इंदौर शहर की नब्ज को समझा है, व्यापारियों की नब्ज को आपने समझा है क्या? जब इस प्रकार की बैठकों में जब ये चर्चाएं हो रही थी, जब दायां बायां नियम देखा जा रहा था, क्या तब आपकी हामी थी इस पूरे मामले को लेकर के? नहीं, देखिए, दाएं बाएं वाले मामले का जो निर्णय हुआ जी, उसमें वो निर्णय क्राइसिस कमेटी का था, केवल कलेक्टर का नहीं था। जी। और कोरोना में एक महत्वपूर्ण बात है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और भीड़ ना हो। जी। और ये भीड़ ना हो तो उसके लिए ये आवश्यक था कि हम एक दिन राइट और एक दिन लेफ्ट। मोदी जी, कहाँ भीड़, उससे कहाँ भीड़ कम हुई? आखिर हम जब देख रहे हैं तो साफ तौर पे आपने भी देखा होगा कि भीड़ तो उतनी ही है, भले दुकान दाएं के खुले या बाएं के खुले। अगर हम आज जेल रोड चले जाते हैं या हम मालवा मिल चले जाते हैं, हम कोई भी सघन एरिया जहां पर व्यापार होता है, जहां सतत रूप से व्यापार होता है, वहां दुकान चाहे दाएं के खुले या बाएं के खुले, वहां भीड़ कहीं कम नहीं हुई। देखिए, जेल रोड में एक आध मार्केट को छोड़ के जी, राइट और लेफ्ट खोला गया, उसमें भीड़ में अंतर रहा। दोनों साइड खुलने के बाद में भीड़ में अंतर रहता। जी। और मैंने जैसा कहा कि चूंकि ये नई बीमारी है और इस प्रकार से ये है कि जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति को दूर रखना है, तो हम लोगों को भी प्रयोग है, हम कोई उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है। और इसलिए ये भी एक प्रयोग था कि क्या इससे कुछ रश कम किया जा सकता है, और इसलिए ये वो किया। बीच में आपने देखा भी हो कि ये भी तय वो किया था कि एक दुकान खोलेगी, एक छोड़ के एक दुकान खोलेगी। हाँ, तो ये सारे प्रयोग थे। अब उसमें से जो अच्छा रहेगा उसको एप्लीकेबल किया जाएगा, एप्लीकेबल किया जाएगा। मोदी जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज हुई, चूंकि 15 वर्षों का लगातार शासन रहा, अभी कुछ महीनों से जो शासन है, आमतौर पर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में अफसरशाही जमकर बोलती है और उसका दंश स्वयं जनप्रतिनिधियों को भी झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आम जनता को, जनप्रतिनिधि भी भुगतते हैं, यहाँ तक कि विधायक भी भुगतते हैं, और उस स्तर तक भुगतते हैं कि फिर उनकी आवाज मुखर हो जाती है और फिर संगठन का डंडा आता है ऊपर से कि कोई अफसरशाही के खिलाफ बोलेगा नहीं, क्योंकि सरकार तो हमारी है, अधिकारी तो हमारे चुने हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ आवश्यकता होती है जी, वहाँ जनप्रतिनिधि बोलते हैं। अभी भी अपन देखें कि अगर कोई बात प्रशासन की ठीक नहीं थी तो उसके खिलाफ लोग बोले हैं। जी। मैं भी बोला हूँ, विधायक भी बोले हैं। सवाल ये है कि हम सामाजिक या प्रदेश के अंदर जो काम करना चाहते हैं उसमें अधिकारी कर्मचारियों को भी एक उसका अंग मानते हैं। जी। और अंग मानते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर डेवलपमेंट करना है तो इनका भी सहयोग होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इनके अंदर ये भाव भी आना चाहिए। और मैंने तो उसका प्रयोग किया। खुद के बारे में कहना नहीं चाहिए, मगर निगम के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं तो 5 साल रहा। बिल्कुल सही। आपने नहीं सुना होगा कि किसी से मेरा झगड़ा हुआ या मैं जोर से बोला। बिल्कुल सही बात है। मगर सारा काम व्यवस्थित चलता था। तो केवल हम लोगों को दिखाने के लिए अधिकारियों से अब तो वैसे बात करें और ये करें, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और जहाँ तक हावी होने का सवाल है, तो मैंने तो कहा कि अभी जितने भी कोरोना के अंदर निर्णय हुए, क्राइसिस कमेटी ने जो लिए उनको एग्जीक्यूट किया, और कल भी जो निर्णय होंगे उसको उनको मान्य करेंगे, ऐसा विश्वास। खैर, ये तो कोरोना की महामारी है, जब तक नहीं आएगी वैक्सीन तब तक बोला जा सकता है कि प्रयोग दिन प्रतिदिन बदलते रहेंगे और चलते भी रहेंगे। बात की जाए मोगे जी कि क्या कारण रहा कि 15 वर्षों की सत्ता एक झटके में चली जाती है और सत्ता लोभ इतना ज्यादा हो जाता है कि कैसे भी सत्ता बनाने के लिए या पार्टी में आने के लिए या सत्ता में काबिज होने के लिए महज अपने तमाम मौलिक सिद्धांतों से आज समझौता कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, जहाँ तक सवाल है कि 15 वर्षों तक एक दल ने लगातार सत्ता में रहना, जी, ये बहुत कठिन काम है।
अगर राजनीतिक ऐसा नहीं हो सकता था कि मुख्यमंत्री का विश्लेषण चेहरा से बदल आप दिया बात जाता करें। तो शायद एंटी इनकम्बेंसी इस बार जैसी भी चीज- ऐसा नहीं है कि जनता ने हमको कोई रिजेक्ट कर दिया हो, जी क्योंकि इस बार के इलेक्शन में भी हमको कांग्रेस से 1% वोट अधिक मिला है। जी ये बात ठीक है कि सीटों के गणित के अंदर हम पीछे पीछे रहे जी और 5-7 सीटों का अंतर हमारे और उनके बीच में रहा। मैं समझता हूँ कि किसी भी दल ने लगातार चौथी बार जी सत्ता में काबिज होना ये बहुत बिरले ही पर चौथी स्थान बार पे की आपको सरकार देखने तो मोगे जी बोल सकते ना एक ऐसी सरकार जहाँ है तक कि सवाल- वो वहां से टूट कर आए कांग्रेस ही तो इधर सरकार बन गई। नहीं, जहाँ तक सवाल ये है कि टूट के उनके आने का सवाल जी। या सत्ता के लोभ हमको था, ऐसा नहीं था। जी जो लोग भी कांग्रेस से विद्रोह जिन्होंने किया, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के अंदर आए, उसके लिए कोई हमारी भूमिका नहीं है। तो वास्तव में ये तो उनके अंदर के जो झगड़े थे, और मैं तो ऐसा कहूँगा कि चुनाव होने के 2-3 महीने बाद से जी वचन पत्र के बारे में ज्योतिरादित्य जी लगातार आगाह करते रहे जी कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब वो लगा उनको कि कमलनाथ जी कोई ध्यान नहीं देने वाले, तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से समय मांगा। जी ये सारा मीडिया के अंदर है बिल्कुल सही कि बात। 3 या 4 बार समय मांगने के बाद में भी जब राहुल गांधी जी ने भी समय नहीं दिया, तो आखिरकार चढ़ के उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ा, कि अंदर पार्टी से वो हो गए जी कि अगर अब भी आप इसमें ये नहीं करोगे, क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं। और ये सही है कि मैनिफेस्टो कोई भी सरकार ये 100% नहीं करती, मगर उसको आप लागू तो करो। जी मगर उसमें से आप एक भी काम करने के लिए तैयार नहीं, तो हम जनता के बीच में कैसे उससे जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि अगर आप भी ये नहीं होगा तो मेरे को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जी और दूसरे ही दिन कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आता है कि आ अब जाइए आप सड़कों सड़कों पे पर। ही उतर जी जाइए। और इसलिए ये उनकी जो आपस की झगड़ा था, जी आपस की जो वो थी, जी उसके कारण ज्योतिरादित्य जी ने बाहर आए और उनके साथ में ये 22 लोग बाहर आए। आज जो कांग्रेस के अंदर हैं कमलनाथ जी के इस कार्यशैली का, वो भी विरोध करते रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और बहुत घोर विरोध किया उन्होंने। जी मगर ये 22 लोग ऐसे निकले कि जिन्होंने कहा कि हम इस बात को सहन नहीं परंतु करेंगे। मोगे जी हमेशा से ये माना हम जाता उनको- है हम कि उनको लेने कांग्रेस नहीं पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोगों की एक अलग विचारधारा है, एक अलग नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक अलग विचारधारा है, एक अलग नीति है, एक अलग सिद्धांत है। अब तो सिद्धांतों की बात ही नहीं रह गई, अब हो गई खिचड़ी। ये खिचड़ी कितने दिन तक सही रहेगी, या आने वाले समय में इस खिचड़ी में से कोई दुर्गंध आने लगेगी? ये तो काल्पनिक जी। बात है। यथार्थ बात तो ये है कि आपको ध्यान होगा कि जब 75 में आपातकाल लगा जी और 77 के चुनाव में जनसंघ ने अपने आप को समाप्त कर दिया, विलय हो गया जी और जनता पार्टी बनी। जी बिल्कुल ठीक सही- है ना? बिल्कुल सही बात। और जनता पार्टी बनने के बाद में कुछ बातों के ऊपर जब हमारा उनका दोहरी सदस्यता के ऊपर बात नहीं बनी, तो दोहरी सदस्यता के ऊपर बात नहीं बनी, तो जनसंघ की स्थापना 1980 में हुई। उस समय बहुत बड़े प्रमाण में राष्ट्रीय स्तर के नेता, जी ये जो जनता पार्टी में अन्य अन्य दलों से आए थे, वो जनसंघ के अंदर शामिल हो गए और वो आज तक है। और उन्होंने सारी हमारी कल्चर को लिया, हमारी कार्यशैली को लिया और आज उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और इसलिए ये भी जो नए लोग आए हैं, ये नए लोग आने के बाद में भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो कार्यशैली है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी जीवनी शक्ति, संगठनात्मक ताकत, संगठनात्मक ढांचा ये बहुत मौजूद है। इसके अंदर वो फिट होंगे और जो हमारी कार्यशैली है उसके अंदर आगे चलेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। मोगे जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि जब ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो चली है, कांग्रेसीकरण हो चुका है भाजपा का, तो जो भाजपा के जमीनी नेता थे, चाहे सांवेर की बात की जाए या बदनावर की बात की जाए, तमाम उन सीटों की जहां अब नए चेहरे हो गए हैं भाजपा के, वे जो कांग्रेस से आए हुए हैं, तो ऐसे में उन जमीनी नेताओं का क्या भविष्य रह जाता है? नहीं, बहुत फोल्ड रहते हैं जी आज। वो ठीक है कि 22 विधायक आए तो इस स्थान के ऊपर हमको उनको लड़ाना पड़ेगा, जी मगर राजनीतिक उसमें बहुत पद रहते हैं और अन्य जगह भी वो एडजस्ट होंगे। और इसको लेके कहीं बहुत लोगों में असंतोष है या लोग बहुत इससे विचलित हैं, ऐसा नहीं है। उपचुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? देखिए, अभी तो कोरोना के कारण जी। आज ही हमारे सेंटर से एक
निर्देश आया है जी कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक ये कोई भी कार्यक्रम 5 लोगों से ऊपर बिल्कुल का सही नहीं बात है, करना, बिल्कुल सही बात है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए, और भीड़ नहीं करना। जी और इसलिए अभी जगह जगह पे हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं बदनावर का प्रभारी हूँ, बिल्कुल सही बात है तो बूथ स्तर से ऊपर तक की रचना खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। जी सार्वजनिक कार्यक्रम को अभी एवॉइड कर रहे हैं, जी और जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम एक आध दूसरी जगह हुए तो उसके ऊपर पार्टी ने रोक भी लगाई है। जी और उसका ही परिणाम है कि आज उन्होंने सेंटर से लेकर नीचे तक ये नियम दिशा निर्देश जारी कर दिए जारी कि कर 5 लोगों से ऊपर का कोई कार्यक्रम पार्टी के अंदर नहीं होगा, कोई भी नेता नहीं करेगा। मोदी जी कैसे देखते हैं, कल तक सिंधिया का विरोध करते थे आप, स्वयं भी सिंधिया जी का विरोध करते थे, अब तो वे पार्टी में ही आ गए और इतनी दमदारी से आए कि लगभग तमाम जो बोल सकते हैं महत्वपूर्ण मंत्री पद रहे वो तमाम सिंधिया खेमे से रहे, चूंकि सरकार ही क्योंकि सिंधिया जी के कारण बनी भारतीय जनता पार्टी की। क्या अब भी वो विरोध होगा या अब वे बिल्कुल सही और एक अच्छे और एक बढ़िया नेता हो गए, आदर्शवादी नेता हो गए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सिंधिया में कोई खोट नहीं नजर आएगा? आदर्शवादी नेता के बारे में तो उनके ऊपर हमने कभी आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस में से तब भी। जो प्रभात झा ने एक पुलिंदा जारी किया था, आपको भी शायद याद होगा, जमीनों को लेकर के कि अगर ये गलत साबित होते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं अपना पद त्याग दूंगा। देखिए, जमीनों का लेके जो भी उन्होंने पुलिंदा, वो मेरे को जानकारी नहीं है, मगर आधा ग्वालियर महाराज का था, ठीक है ना जी। आज उसके अंदर कई जमीनों के ऊपर डिस्प्यूट है जी, बिल्कुल सही जिनके केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और इसलिए उसमें हम निर्णय नहीं करेंगे, न्यायालय निर्णय करेगा कि वो उनकी है या सरकारी हो गई। क्योंकि ये तो एक मसला ऐसा है कि जब विलीनीकरण हुआ राज्यों का, उसमें प्रॉपर्टी को लेकर कई जगह ये बात बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक अन्य प्रकार के आरोप हैं, वो आरोप कभी हमने ज्योतिरादित्य के ऊपर, बीजेपी ने ऊपर से लेकर नीचे तक कभी नहीं लगाए। अब ये था कि विचारधारा उनकी वो अलग थी कांग्रेस के अंदर, और इसलिए हम उनका विरोध करते थे, वो हमारा विरोध करते। आज वो हमारे साथ में आया, इसके मतलब ये कि हमारी जो विचारधारा उसको उन्होंने स्वीकार किया है जी। और स्वीकार किया है तो उसका पालन करेंगे कल। और मैंने जैसा कहा कि हमारा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टी चेंज कर देने के बाद, क्योंकि अब सिंधिया पार्टी में आ गए तो अब किसी प्रकार का खोट भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया में नजर नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं, खोट हमको पहले भी नहीं था जी। कार्यशैली को लेके जो मतभेद थे और वो आए हमारे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि हमारी कार्यशैली को, कार्यपद्धति को उन्होंने माना है। और हमारी सेंट्रल लीडरशिप, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो या नड्डा जी हो, ये इतने प्रभावी हैं कि वो ज्योतिरादित्य को भी उस लाइन पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे, और उनकी प्रेरणा से ज्योतिरादित्य के अंदर वो परिवर्तन आएगा, ये हमारा विश्वास है। यदि जातिगत रोड़ा नहीं होता है तो क्या नगर निगम चुनाव में एक बार पुनः महापौर के तौर पर आपकी वापसी होगी? नहीं, मैंने तो महापौर लड़ने का सोचा नहीं जी। आने वाले उसमें मैं लड़ूंगा भी नहीं जी। आरक्षण क्या होता है ये अलग बात है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने की स्थिति होना चाहिए। और अगर ईमानदारी से काम करे तो नगर निगम का काम ऐसा है कि जो 10-12 घंटे करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम पद ले लें और उसके अनुसार काम निर्वहन ना कर पाए, बात नहीं है जी। और मेरे को नहीं लगता कि अब वो ये होगा, और इसलिए मैं उसको नहीं मानता कि मैं आने वाले एक अंतिम प्रश्न के साथ पूरे कार्यक्रम को विराम देंगे। मोगे जी, नगर निगम चुनाव में कितने प्रतिशत नए लोगों को इस बार मौका दिया जाएगा? क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ नए लोगों को अवसर दिया जाता है, जातिगत तौर पे भी देखा जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, ये परिषद हमको चलाना है, परिणाम देना है, तो दोनों प्रकार की बातें रखना पड़ती है। कुछ उसमें अनुभवी पार्षद भी चाहिए, और इसलिए निश्चित रूप से कुछ पार्षदों को रिपीट करने की हमेशा योजना रही। कुछ सीनियर लोग रहते हैं परिषद के अंदर, एक उसका महत्व अलग प्रकार का रहता है। और 3-4 बार से आपने देखा होगा, चाहे कैलाश जी की परिषद रही हो, उमा शशि की रही हो, मेरी रही हो, या कि हर बार हमने नए लोगों को एंट्री दी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये पहली पाठशाला है
बिल्कुल सही जिसमें से बात है जन प्रतिनिधि का निर्माण होता है। जी और इसलिए इस समय पे भी ध्यान में ये रखा जाएगा जी कि कुछ नए लोगों को अवसर मिले ताकि वो विकसित हों, अच्छे नेता बने। अच्छा, आपकी नजर में क्या लगता है कौन होना चाहिए इंदौर का मेयर भारतीय नहीं, अब जनता ये तो पार्टी अभी की ओर से? भविष्य का गर्व का प्रश्न है, क्योंकि अभी आरक्षण ही नहीं हुआ। जी और मेरा हमेशा, चाहे विधायक का टिकट हो, जी सांसद का टिकट हो, ऐसा मानना रहता है कि पार्टी ने निर्णय ऐसा करना चाहिए सैद्धांतिक रूप जी से कि जिसके नाम के बाद में ही आधा चुनाव हम जीत जाए, ऐसे एक व्यक्ति बात। को चुनाव। और ये इस बात का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे जी कि वो केवल पार्टी का कैंडिडेट नहीं तो जनता का कैंडिडेट हो और उसको प्रेफरेंस मिले। ये हमारा प्रयास है। तो ये थी हमारे तमाम सवालों पर भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे की हाजिर जवाबी। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए रेड 9 न्यूज।